हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी कर रहे थे और हाउस प्रॉपर्टी का आज मेरे हिसाब से लेक्चर नंबर 5 है। ठीक, आज का और नेक्स्ट लेक्चर, 2 लेक्चर में हमारा हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। तो अब ये जब समापन के क्लाइमेक्स के टाइम पे चीज़ें होती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही होती हैं। तो आज का लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट लेक्चर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज मैं एक आपको टेक्निकल बात समझाता हूँ और उसके बाद हम लोग आज के चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। टेक्निकल बात बताते बताते भी मैं आपको एक नई बात चैप्टर के बारे में भी बतानी है, इस वजह से टेक्निकल समझा रहा हूँ। देखिए, जब हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स लॉ मैंने जैसे आपको अपनी शुरू की क्लासेस में बताया था बेसिक में, इनकम टैक्स लॉ कंप्राइज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, उसके अलावा हमें सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन इशूड बाय द सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो पढ़ने होते हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पढ़नी, वो जजमेंट्स पढ़नी होती है, रूलिंग्स पढ़नी होती है। देखो बेटे, अब इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स एक्ट एक काम बता रहा है, एक गाइडलाइन दे रहा है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और इनकम टैक्स रूल्स क्या है कि वो काम कैसे करना है उसका प्रोसेस समझाते हैं इनकम टैक्स रूल्स। तो इनकम टैक्स रूल्स बनाने की पावर सीबीडीटी को डेलीगेट कर रखी है, कि आप अपने हिसाब से रूल्स बनाते रहिएगा, क्योंकि अब आपको नॉलेज तो है पूरे लॉ की। एक्ट आपके सामने बना है, एक्ट आपके पास है, एक्ट आपकी अथॉरिटी है, मतलब आपकी के उसमें आता है दायरे में। तो अब आप एक्ट देखते देखते जो भी एक्ट को फॉलो करने के लिए रूल्स बनाने हो वो आप बनाते रहिएगा। ठीक है, अब इनकम टैक्स एक्ट बड़ा होता है या रूल्स बड़े होते हैं? ऑब्वियस ही बात है, इनकम टैक्स एक्ट बड़ा होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हो तो हम कौन सा फॉलो करेंगे? इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना चाहेंगे, इनकम टैक्स एक्ट ही फॉलो करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बड़ा है। लेकिन कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स रूल्स किसने बनाए हैं? सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, और वो अथॉरिटी किसकी है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो अथॉरिटी। तो वो भी तो एक तरह से गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो अगर बाई चांस हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स में कोई बेनिफिशियल बात लिखी हुई है, जो कि एक्ट में नहीं दे रखी, एक्ट के में उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, एक्ट साइलेंट है या एक्ट और कुछ कहता है, तो लेकिन अगर इनकम टैक्स रूल में वो बेनिफिशियल बात लिखी हुई है तो हम वो बेनिफिशियल बात अपना लेते हैं, क्योंकि वो भी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ही लिखा है, तो हम अपना लेते हैं। और कल को कोई डिस्प्यूट होएगा तो गवर्नमेंट से कहेंगे भाई आपके रूल्स में ही तो लिखा था, हम लोगों ने उनसे कुछ कहा है, तो एक्ट में ये लिखा हुआ था, रूल्स में कुछ बेनिफिट दिया तो हम लोगों ने वो अवेल कर लिया। समझ में आती बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूं। जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स हैं, आईटीआर फॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो फॉर्म हैं बेटे, अब इस बात को ध्यान से समझना, वो सीबीडीटी इशू करती है कि उनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है ना, यहां पे इनकम टैक्स एक्ट में अथॉरिटी दे दी है सीबीडीटी को, और सीबीडीटी इनकम टैक्स रूल्स बनाते हुए फॉर्म्स भी इशू करती है कि आईटीआर फॉर्म, ये रिटर्न मतलब आपकी इस टाइप की इनकम है, जैसे आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है, थोड़ी बहुत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है, और एक हाउस प्रॉपर्टी, तो आपकी आईटीआर 1 जाएगी। थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है आपकी इनकम में तो आपकी आईटीआर 2 जाएगी, फिर आईटीआर 3 जाएगी, बिजनेस इनकम वगैरह, तो ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। अब जो इनकम टैक्स फॉर्म्स बने हुए हैं बेटे, तो वो एक तरह से इनकम टैक्स रूल्स है। वहां पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वहां पे लिखा हुआ है, जब हम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन देखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि आप पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लीजिए, और उसके बाद आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर दीजिए, अनरियलाइज रेंट जो भी रहा आपका वो आप माइनस कर दीजिए, और उसके बाद, ठीक है, अनरियलाइज रेंट माइनस कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस, और उसके बाद जो आएगी वो आपकी आएगी एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। समझ में आती बेटे? अब ध्यान से सुनो,
ये जो नेट एनुअल वैल्यू आई है वो इनकम टैक्स फॉर्म्स में ऐसे दे रखी है, लेकिन जब हम एक्ट पढ़ते हैं और यहां पे एक्ट में सेक्शन 23 है जो कि जीएवी निकालने की बात करता है, ठीक है। जब हम यहां पे जीएवी निकालना सीखते हैं तो यहां पे जब हम कहते हैं ना एमवी और एफआर विच एवर इज हायर, एमवी और एफआर विच एवर इज हायर, ठीक है, स्टेप 1। और उसके बाद जो भी यहां की वैल्यू आई एक्स, ठीक है ना, और कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, इसको हम कह देते हैं बेटे एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है ना। मैंने आपको वाई से डिनोट करवाया था और उस वाई को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से, और जो ये हायर आती है ये हम जीएवी लेते हैं, ठीक बेटे। अगर मैं एक्ट के हिसाब से चलूं तो जो ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है, यहां पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल निकालते हुए ही अनरियलाइज रेंट माइनस कर देना चाहिए, और उसके बाद जो रेंट आएगा दैट विल बी कंपेयर्ड इन स्टेप नंबर 3। हम लोगों ने तो नहीं सीखा, हम लोगों ने तो और कुछ सीखा है। हम लोगों ने तो क्या सीखा था, जीएवी निकाल लेंगे नॉर्मल तरीके से और उसके बाद अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे। मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि ये इनकम टैक्स रूल्स में दे रखा है एंड इट इज बेनिफिशियल टू अस, क्योंकि पहले हम लोग वो निकालेंगे और उसके बाद हम लोगों ने अनरियलाइज रेंट माइनस करना है, जीएवी निकालने के बाद अनरियलाइज रेंट माइनस करना है। तो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल इनकम टैक्स रूल्स वाला है जो फॉर्म्स में दे रखा और हम लोगों ने वो फॉलो किया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने प्रैक्टिकली बता दिया, अल्टीमेटली तो हम लोगों को एग्जाम क्लियर करना है ना, तो आईसीएआई क्या फॉलो करता है हमें वो बताओ, जिससे कि हम लोग उसके हिसाब से क्वेश्चन कर सके और मार्क्स तो उसी के हिसाब से मिलने। एकदम ठीक कह रहे हो बेटे। मैं ना हमेशा से ही ये कराता हूं, ये वाला तरीका जो आपको बताया यही वाला कराता हूं। और अब आईसीएआई के मॉड्यूल में क्लियरली उन लोगों ने नीचे लिख दिया है कि ऑल्टरनेटिवली आप ये वाला मेथड, इस मेथड से भी आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो अब आपके लिए दोनों मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है ना, मतलब दोनों मेथड एप्लीकेबल हैं, मतलब दोनों मेथड आपको सही आंसर, आईसीएआई के पास जो पेपर चेकर होंगे उनके पास दोनों आंसर्स होंगे, नॉर्मल तरीके से भी और इस तरीके से भी इस तरीके से भी, और आप दोनों तरीके फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको क्लास में यही फॉलो कराया और मैं यही फॉलो करूंगा, आंसर भी आपके इसी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, ठीक है। मैं आपको इस चीज को दिखा भी देता हूं अपने नोट्स में। जब आप नोट्स देख रहे होंगे तो ये नोट्स में पेज नंबर 4 दिख रहा है आपको, तो हम लोगों ने इससे सीखी है, इस वाले तरीके से सीखी है। और ये वाला तरीका जो है ये आईटीआर रूल्स वाला है, आईटीआर फॉर्म्स वाला तरीका है, ठीक है। और ये हम लोगों का जो है ये सेक्शन 23 जो एक्ट में दे रखा वैसे तरीका है बस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक्चुअल रेंट निकालना है और एक्चुअल रेंट में से नीचे अनरियलाइज रेंट माइनस करना है। तो मैंने ये क्लास में फॉलो नहीं किया, आईसीआई के आंसर इस वाले से दे रखे हैं और साथ ही साथ इस वाले से भी दे रखे हैं। नीचे उन्होंने छोटा सा एक पैराग्राफ ऐड कर रखा है कि ऑल्टरनेटिवली आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से आपकी जीएवी ये आएगी। तो आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आप ये वाला मैंने जो तरीका बताया वो वाले तरीके से भी करेंगे स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन, तो आपके सॉल्व होंगे, ऑल्टरनेटिव वाला आंसर आपका डेफिनेटली आ जाएगा और मैंने आपको सिखा दिया। डन है। तो ये मेरे को आज एक आपको टेक्निकल बात समझानी थी, मैंने समझा दी। आए अब आज हम करते हैं अपना कुछ काम आगे बढ़ाते हैं। मैंने लास्ट टाइम मैं अगर देखूं तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये कराया था, एक तो मैंने कंपोजिट रेंट कराया था और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अगर एक इंडिविजुअल की एक से दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कोई दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएंगी, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डीम टू बी लेट आउट मान ली जाएंगी। और इसके लिए मैंने आपको समझाया और समझाने के बाद एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर भी करा दी थी। तो मैं आज आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ उसके ऊपर, और साथ ही साथ मैंने आपको कंपोजिट रेंट भी कराया था तो कंपोजिट रेंट के भी क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद मेरे दो टॉपिक और रह जाएंगे, एक रह जाएगा को ओनरशिप, हाँ एक रह जाएगा को ओनरशिप, एक रह जाएगा डीम्ड ओनरशिप।
और एक अगर अनरियलाइज रेंट हमें मिलता है, अनरियलाइज रेंट मिलता है या अरियर्स ऑफ रेंट मिलता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो। तो 3 टॉपिक रह जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब बच्चों फटाफट हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है और ये P2 का क्वेश्चन है। बेटा मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसमें 2 फ्लैट की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, मैंने 30 फ्लैट की इन्फॉर्मेशन ऐड की है, क्योंकि अब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले कुछ और लॉ था, अब कुछ और हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आइए जरा ध्यान दें, क्या है क्वेश्चन। कहता है प्रीतम ऑक्यूपाइड 3 फ्लैट, 3 फ्लैट हैं उसके पास, तीनों उसने ऑक्यूपाइड कर रखे हैं फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पसेस, पर्टिकुलर ऑफ विच आर एज अंडर। ठीक है, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। फेयर रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट खुद ही कह रहा है दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल टैक्सेस पे कितने किए गए हैं, फायर इंश्योरेंस पे कितनी गई है, ये क्या होता है, फायर इंश्योरेंस पे कितनी गई है। बेटे देखो, हम लोगों को खर्चों के लिए कोई भी खर्चा हम मकान पे कर रहे हैं वो पर्टिकुलर्स में क्वेश्चन में दिया हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट मेरे पास आएगा, सर मैंने तो घर पे ये खर्चा किया, ये किया, ये किया, मैं कान बंद करके उसकी बातें सुनता रहूंगा और कहूंगा भाई साहब आपको केवल और केवल 30% का बेनिफिट मिलेगा, जितनी भी आपकी एनएवी आई है उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो ये जो इन्होंने फायर इंश्योरेंस वगैरह दे रखा है, दे रखा हो, लेकिन मैंने तो सुनना ही नहीं है, मैंने देखना ही नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द परचेज ऑफ फ्लैट, परचेज की दे रखी है 40,000 निल और 1.5 लाख। इनकम ऑफ प्रीतम फ्रॉम हिज प्रोप्राइटरी बिजनेस, मतलब कोई सेल्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में वो काम कर रहा होगा। प्रीतम वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन 6.5 लाख रुपए इनकम है, पीजीबीपी की इनकम हो गई। डिटरमाइन द इनकम, डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब फुल फ्लैज क्वेश्चन है ना, तो टैक्स लाइबिलिटी भी पूछ रखी है। ऑन द एजम्पशन दैट ही कॉन्ट्रीब्यूट 70,000 टूवर्ड द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बेटे ये तो हमें पता नहीं है बेटे, ये 80C में डिडक्शन मिल जाती है अप टू ₹1,50,000 एंड ही ऑप्ट फॉर द ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन, पुराने तरीके से, मतलब वो नया वाला नहीं है। यू आर इन्फॉर्म दैट प्रीतम कुड नॉट ऑक्यूपाइड फ्लैट 2 फॉर 2 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। और ये भी नहीं बता रखा कि वेकेंट है, क्योंकि किराए पे नहीं देना चाहता होगा। ठीक है, that he has attained the age of 65 on 23/8/2021, 23 अगस्त 2021 को वो 65 साल का हो चुका है। तो इसमें सेकंड स्लैब 0 to 3 लाख वाला लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आए ठीक, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं दोस्त। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्या भाई, अरे भाई साहब क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, देखो बेटे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन की सिर्फ ड्राफ्टिंग, क्योंकि इसमें पीजीबीपी की भी इनकम आ रही है और हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम आ रही है, तो मैं इसकी आपको तरीका बताता हूँ ये कैसे अटेम्प्ट होगा। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर प्रीतम फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वर्किंग नोट 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, क्योंकि ऑलरेडी 6,50,000 दे रखी है। ये हम लोगों की आएगी ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो कि हम लोगों को प्रोविडेंट फंड के नाम की मिलेगी। मैक्सिमम होती है ये 1.5 लाख, तो हम लोगों ने 70,000 रुपये डलवाए हैं, ये मिल जाएगी हम लोगों को। और ये आएगी हम लोगों की फाइनली टैक्सेबल इनकम। फिर हम निकालेंगे इसके ऊपर इनकम
टैक्स। ठीक, चलिए अब सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में हम इनकम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इनकम निकाल रहे हैं तो इनकी 3 घर दे रखे हैं, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3। तो हम लोगों को 3 केसेस बनाने पड़ेंगे कि केस 1 जैसे केस 1, केस 2, केस 3। फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3। ठीक है, ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए, ये डीम टू बी लेट आउट हो गया, यहाँ पे ये डीम टू बी लेट आउट हो गया और ये डीम टू बी लेट आउट हो गया। ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए, ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए, इधर ये दोनों। ठीक है, अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी assuming all flats are let out। अगर सारे के सारे फ्लैट लेट आउट होते हैं तो उसमें हम इनकी इनकम निकालते हैं। फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3 पर्टिकुलर्स जीएवी। अब जीएवी का एक और वर्किंग नोट आएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। मैं वो नहीं बना रहा हूँ, वो आप अपने आप बना लीजिएगा। आपको आते हैं तीनों स्टेप निकालने, मैं फटाफट कैलकुलेशन देखूंगा। इन दोनों को कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर 1,20,000। 1,20,000 को कंपेयर किया 80,000 से, विच एवर इज लोअर, तो 80,000 आया, 80,000 आ गया। 80,000 आया, माइनस हम लोगों ने अनरियलाइज रेंट तो होगा नहीं, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर होगा। इन दोनों को कंपेयर किया, कितना आया 45,000। ये अवेलेबल नहीं है तो 45,000 हो गया। इन दोनों को कंपेयर किया 6 लाख, 6 लाख और 4.5 लाख, 4.5 लाख, माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस 10% ऑफ एमवी। तो ये मत करना, 10% ऑफ 80,000 निकाल दो, 10% ऑफ एमवी तो 9,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नॉट, यहाँ पे 10% ऑफ एमवी तो ये आ गया 4,500 रुपये। और यहाँ पे कितना दे रखा है 40,000, फिगर्स में दे रखी बातें। ठीक है, ये आ जाएगी मेरी एनएवी। ये आ गया 71,000, ये आ गया 40,500, ये आ गया 4,10,000। लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए 30% ऑफ एनएवी और बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो फटाफट करो। 30% जो आ रहा है, कितना आ रहा है जरा देखना, का आंसर मेरे हिसाब से गलत होगा। चलो करो फटाफट। 7 या 21, 21,300 आना चाहिए। 21,300 आंसर गलत होना होगा इसका जरूर। 4 से 12, 5 से 15, ये हो गया 12,150 और 4,10,000। 4 से 12, 13, 1,23,000। बोरोड कैपिटल पे यहाँ पे 40,000 माइनस और यहाँ पे 1,50,000 माइनस। ये दोनों चीज़ें माइनस हुई और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो अगर मैं देखूँ, ये आ गया 350 रुपये, ठीक, और ये 28।
22,000, ये 1,23,000। कैलकुलेशन करो एक बार फटाफट। तो ये कैलकुलेशन करके आया इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 9700, 28,350, 1,37,500। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान देना। और अगर ये लेट आउट होंगे, सॉरी सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे, तो इसकी इनकम 40,000 नेगेटिव रहने वाली है और इसकी इनकम 1.5 लाख रुपए नेगेटिव रहने वाली है। इसकी तो नीली रहेगी। ठीक है, तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है। फ्लैट 1 और फ्लैट 2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो 40,000 यहाँ पे नेगेटिव इनकम, यहाँ पे नील, और यहाँ पे 1,37,000। ठीक है, फ्लैट 1 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 40,000 रुपये नेगेटिव, फिर 28,350 रुपये, और यहाँ पे 1,50,000 नेगेटिव। यहाँ पे केस 3 में फ्लैट 1 अगर डीम टू बी लेट आउट है 9,700। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नील आएगी और यहाँ पे 1,50,000 नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो अब आप फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, फटाफट इसकी कैलकुलेशन कीजिए ज़रा। मेरे को जितना समझ में आ रहा है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगी। ठीक, करो करो करो। ठीक है जी, तो ये हम लोगों की इनकम आ गई है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव इनकम जो आई है वो इस केस में आई है। तो हम केस 2 ऑप्ट करेंगे। केस 2 मतलब हाँ, फ्लैट 1 और फ्लैट 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, और फ्लैट 2 जो है डीम टू बी लेट आउट। ठीक है ना, तो अब उसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 1,61,650 की नेगेटिव इनकम आ गई है, और ये नेगेटिव इनकम मेरी पीजीबीपी के हेड के पॉजिटिव इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगी, ऑल्दो हम लोगों ने अभी सेट ऑफ के प्रोविज़न पढ़े नहीं है। तो ये हो गया 6,50,000 माइनस 1,61,650, 4,88,350। ठीक है, ये पॉजिटिव इनकम आ गई। तो पहले तो एक बार आंसर देखते हैं। आंसर क्या आ रहा है? फ्लैट 1 एंड 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हम लोगों का भी यही क्या, फ्लैट 1 एंड 3। अरे वाह, आंसर तो ठीक आ रहा है हम लोगों का। उसके बाद 488,350, 488,350 टैक्सेबल इनकम, ये 70,000 माइनस करके 4,18,350 आएगी। ठीक है, और इनकम टैक्स नील आ जाएगा। क्यों नील आ जाएगा? क्योंकि 3 लाख रुपए तक की इनकम पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, 3 लाख से ऊपर की इनकम पे 5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर मैं निकाल के भी देखूं तो 4,18,000, 4,18,350 माइनस 3 लाख रुपए, और इनटू में 0.05%। तो ये इनकम टैक्स आ रहा है यहाँ पे, इनकम टैक्स आ रहा है यहाँ पे 5,917.5 आ रहा है। तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 5,918 कर देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A होगी, जो कि 12,500 तक होती है। तो ये पूरी की पूरी हो जाएगी, और इस वजह से मेरा जो टैक्स होगा वो नील आ जाएगा। समझ में आई बच्चे बात? तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, टैक्स पेबल इसने नील ही निकाल रखा है। ठीक, चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 एक बार आप खुद अटेम्प्ट करना, मैंने इसका आंसर चेक कर लिया, ये इसका आंसर ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। आहूजा सर, वाह वाह, आहूजा सर की बात करते हैं। ठीक है, आहूजा सर ओन्स 3 हाउस प्रॉपर्टी। देखिएगा, आहूजा सर, अरे वाह क्या बात है। आहूजा सर ओन्स 3 हाउस प्रॉपर्टी विच आर सिचुएटेड इन 3 डिफरेंट सिटीज। अच्छा, all house properties are meant for self occupation of the assessee. The particular of the house properties are as under। बताएं जी क्या पर्टिकुलर दे रखे हैं प्रॉपर्टी ए बी सी के। ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, अदर कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड। मतलब अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो वो 4 कंडीशन वगैरह सेटिस्फाइड हैं। ग्राउंड रेंट एंड लैंड रेवेन्यू ड्यू, तो इनका तो मेरे को कुछ नहीं करना, 30% में अलाउड हो जाएगा। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बाय मेकिंग द एजम्पशन
इन सच मैनर दैट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ आहूजा सर इज मिनिमम। क्या बात है, आहूजा सर की भी टैक्स लाइबिलिटी हम मिनिमम निकालेंगे। चलो करते हैं भाई, काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। ऐसा ही एक क्वेश्चन उसमें भी दे रखा है, स्टडी मॉड्यूल में दे रखा है। ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 15 ही निपटाते हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर आहूजा सर so that his tax liability is minimum। ठीक, असेसमेंट ईयर 2022-20। ठीक, ठीक। तो हम लोगों को अल्टीमेटली केसेस ही बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो शुक्र है कि हमारे पास तीन ही प्रॉपर्टी हैं, तो दो लेट आउट, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड माननी है, एक डीम टू बी लेट आउट माननी है। चार होती तो दिक्कत हो जाती। ठीक, केस 1, केस 2, केस 3। प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी सी, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी सी, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी सी। ठीक है ना। तो अगेन वही बना लेता हूँ। इसको डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको डीम टू बी लेट आउट, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको डीम टू बी लेट आउट, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड और इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये तीन केसेस हो गए मेरे। ठीक है, तो कॉम्पुटेशन ऑफ इनकम assuming all properties are let out। प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी सी। ठीक, ये भी निकालेंगे, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, क्योंकि अनरियलाइज रेंट तो होगा नहीं, प्रॉपर्टी कोई किराए पे थोड़ी तो चढ़ी हुई है। और उसके बाद आएगी हमारी NAV। ठीक, माइनस करेंगे डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ NAV एंड बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक, फटाफट करते हैं। तो MV और FR विच एवर इज हायर 740, 740 को कंपेयर करेंगे 730 से, तो आएगा 7,40,000। तो यहाँ पे आ गया 7,40,000। प्रॉपर्टी बी 720 और 750 विच एवर इज हायर 750, 750 कंपेयर्ड विद 760, तो 60,50,000 ही आएगा। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टी सी कम 740 और 760 7,60,000, 7,60,000 कंपेयर्ड विद 750 विच एवर इज लोअर, अगेन 7,50,000 ही आएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस जो दे रखे हैं 30,000, 20,000 और 80,000। 30,000, 20,000 एंड 80,000। तो ये माइनस करके आ गया 7,10,000, 7,30,000 एंड 6,70,000। ठीक, माइनस करेंगे यहाँ आप 30%, तो सात या हाँ 21,2,10,000। यहाँ पे मेरा ठीक है, यहाँ पे गलती कर दी, 7,30,000 आना था। बोलते भी नहीं नालायक, अब कॉपी करने में लगे हुए, गलत 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 कॉपी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया 7 लाख बेटे। ठीक, ये आ गया 7 लाख, तो ये आया 2,10,000, ये 2,10,000, 2,10,000 और 3 दिया 9,
2,19,000, ठीक। और ये 7-21, 18, ये आ गया 2,01,000, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2,35,000। बेटे ये मान के चल रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है, तो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है तो सारा ही इंटरेस्ट अलाउड होगा, ठीक है। 2,35,000, 1,80,000 और यहाँ पे 85,000 माइनस, ये आ गई IHP, ठीक। चले कैलकुलेशन कीजिएगा फटाफट। हाँ जी, तो ये आ गया। बाकी अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगी तीनों की तीनों तो सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे 2,35,000 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे 1,80,000 नेगेटिव और यहाँ पे 85,000 नेगेटिव। अब फटाफट बस हम लोगों ने ये प्लॉटिंग करनी। तो अगर प्रॉपर्टी ए डीम टू बी लेट आउट है तो ये 2,55,000 आएगा। प्रॉपर्टी बी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के चलेंगे तो 1,80,000 आएगा नेगेटिव और यहाँ पे 85,000 नेगेटिव आएगा। यहाँ पे 85,000 नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 2,35,000 रुपये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी 2,35,000 रुपये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे 1,80,000 रुपये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 3,84,000 रुपये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 3,31,000 रुपये, ठीक। फटाफट निकालिएगा केसेस। हाँ जी, तो केस 1 में -10,000 आ रहा है, केस 2 में +11,000 आ रहा है और केस 3 में हम लोगों का -31,000 आ रहा है। तो हम केस 3 ऑप्ट करेंगे, दैट इज़ हम आहूजा सर को सजेस्ट करेंगे सर प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड रखवा लो और प्रॉपर्टी सी जो है डीम टू बी लेट आउट रखे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ए और बी सेल्फ ऑक्यूपाइड रखवा लो और प्रॉपर्टी सी डीम टू बी लेट आउट और इनकम आएगी -31,000। क्या बात है, आंसर आ गया भाई, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं अभी अभी निकाला, आपके उसमें भी दे रखा स्टडी मॉड्यूल में, देखिएगा क्या कहते हैं, कौन सी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या कहते हैं, गणेश हैज़ 3 हाउसेज ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउसेज फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 आर एज अंडर, ठीक है। MV दे रखी है, FR दे रखा है, SR दे रखा है। बेटे बहुत ध्यान से हमेशा देख लेना सीक्वेंस यही है या नहीं है। अगर सीक्वेंस उल्टी सीधी होगी तो ठीक कर लेना वरना फंस जाओगे, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द परचेज 31/3/1999। ये 31/3/1999 क्यों डेट दे रखा है, क्योंकि 1499 से पहले इसका मतलब इसका लोन रहा होगा। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन 4 कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो इस वाले में सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम 30,000 की डिडक्शन मिलेगी, ध्यान से, ठीक है। स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। म्यूनसिपल टैक्सेस 12%, 12% किसका, 12%, 8%, 6% किसका, म्यूनसिपल वैल्यू का, इस वाली वैल्यू का, इस वाली वैल्यू का लेना है आपने, ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी, तो रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी है, रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी पे आपने मनी बोरो की थी और उसके लिए आपने इंटरेस्ट पे किया 55,000 रुपये। तो जब रिपेयर की बात आ रही है तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड जब इसे देखोगे तो मैक्सिमम डिडक्शन कितने लोगे, 30,000 लोगे, और जब इसे लेट आउट देखोगे तो पूरा ले लोगे। इंटरेस्ट ऑन करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन अप्रैल 2015 फॉर द परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 1,75,000, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये 1-2 लाख से वैसे भी कम है तो ये अलाउड हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, अगर प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है तो कैसे निकालेंगे, तो पहले फटाफट एक बार निकाल के देखते हैं। इन दोनों को कंपेयर किया, MV और FR विच एवर इज हायर, तो 3,75,000 आया, विच विल बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे ये GAV बनेगी, ठीक है। 3,50,000, 3,60,000 कंपेयर्ड विद 2,75,000, 3,60,000, 3,60,000 कंपेयर्ड विद 3,70,000, तो यहाँ पे ये GAV बनने वाली है, एरो लगा रखा मैंने सब में। और उसके बाद 3,30,000 कंपेयर्ड विद 380, 380, 380 कंपेयर्ड विद 375, तो 375, तो ये मेरी GAV आ गई है। और उसके बाद मेरे म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस होंगे और म्यूनसिपल टैक्सेस जो माइनस होंगे वो म्यूनसिपल वैल्यूएशन पे माइनस होंगे। फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा है, हम लोगों से मिलता जुलता है क्या, पहले में हमने 350 कहा, 360 का, 375 का, 350, 360, 375, लो जी हम लोगों की चीज़ें एकदम ठीक है, हमारी GAV ठीक आई है। उसके बाद तो इसने 12%
8% जो भी दे रखा है, 12%, 8%, 6% म्यूनसिपल वैल्यू पे निकाल रखा है। ये आ गई इनकी एनएवी। एनएवी में से इन्होंने 30% डिडक्ट किया और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ पे 55 और यहाँ पे 175 माइनस कर दिया। लेकिन अब केसेस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे तो यहाँ पे ये वाला इंटरेस्ट जो है केवल 30,000 रुपये अलाउड होगा। तो आपने केसेस बनाने, जैसे केस 1 इसने जो बना रखा है कि हाउस प्रॉपर्टी 1 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो निल है, हाउस प्रॉपर्टी 2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 55,000 दिया, लेकिन 30,000 रुपये ही अलाउ होगा। क्यों 30,000 रुपये अलाउड होगा? क्योंकि रिपेयर्स के लिए लिया है, ठीक है। बाकी हाउस प्रॉपर्टी 3 का तो इसने यहाँ से उठा लिया। तो ऐसे बना लोगे। तो ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लेना अपने आप से, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, सॉल्यूशन आपके पास है ही, और एक क्वेश्चन मैंने आपको और होमवर्क में दे दिया, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक हमारे ट्राई हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम एक कंसेप्ट समझाया था कॉम्पोजिट रेंट वाला, ठीक है। तो कॉम्पोजिट रेंट वाले में बेटे मैंने आपको कहा था कि अगर असेट सेपरेबल है तो असेट का जो रेंट है वो पीजीबीपी या आईओएस में जाएगा, और हाउस प्रॉपर्टी का रेंट जो है हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, बिल्डिंग का रेंट जो है हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। इसी तरीके से अगर रेंट सेपरेबल नहीं है, जैसे सिनेमा हॉल का एग्जांपल दिया था मैंने क्लास 1 में ही, हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था, तो इन दैट केस जो है वो कंपोजिट रेंट जो है या तो पीजीबी में जाएगा या आईओएस में जाएगा। इन एनी केस उसका कुछ भी पार्ट जो है हाउस प्रॉपर्टी के हेड पे नहीं जाने वाला। नेक्स्ट, जो बात मैंने लास्ट लेक्चर में आपको नहीं बताई, वो मैंने ये बताया, नहीं मतलब न्यू बताई, वो मैंने ये बताई कि कई बार आप जो रेंट लेते हैं उसमें से आप कुछ पैसा फैसिलिटी के लिए, मेंटेनेंस के लिए सोसाइटी में दे देते हैं, तो वो एक तरह से पता है क्या है, वो एक तरह से आपके पास पैसा आया ही नहीं, वो उसके लिए सिर्फ आप जो है एक यहाँ पे पैसा लिया, आपने किसी से लिया और किसी को दे दिया, उसका आपके पास कोई यूज ही नहीं है, आपके पास कोई हक ही नहीं है। अगर याद हो तो मैंने पहली क्लास में आपको एक कंसेप्ट बताया था, डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ इनकम हो रहा है, तो ये पैसा मेरे हाथ से डायरेक्टली जा रहा है, तो ये मेरे बेनिफिट नहीं है। तो अगर एक्चुअल रेंट आपको फैसिलिटीज के पैसे इंक्लूड करके दे रखा हो तो आप पहले उसमें से फैसिलिटी का पैसा हटाएंगे और उसके बाद वो पैसा आपका एक्चुअल रेंट माना जाएगा। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन है आहूजा सर की बुक से, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आइए अटेम्प्ट करेंगे। ध्यान दें, देखो बेटे वैसे तो मैं वीडियो लेक्चर पे पढ़ा रहा हूँ और सब कुछ है, और मैंने आहूजा सर का नाम भी ले दिया, मेरे गुरु हैं, मेरे को तो कोई शिकायत नहीं है, और हाँ उनको शिकायत होगी तो सर माथे उनकी शिकायत, ठीक है। सिंघानिया सर भी, और सिंघानिया सर से तो मैं कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन सिंघानिया सर की बुक, ओ माय गॉड, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, ऐसी नॉलेज ही नहीं हो सकती। और आहूजा सर की बुक बच्चों के लिए इतनी, मतलब बस पढ़ लो फटाफट। आहूजा सर, हमें क्या होता था, आहूजा सर के किसी टाइम पे ना संडे लेक्चर्स लगा करते थे आईसीआईसी की तरफ से, आईटीओ पे प्यारे लाल भवन में। आहूजा सर आते थे बकायदा, कोई प्रोजेक्टर नहीं है इंसान के हाथ में, कोई वो स्लेट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। आहूजा सर आए, माइक पकड़ा, 3 घंटे बोलते रहते थे और हम सुनते रहते थे, और आहूजा सर बकायदा बताते रहते थे कि इस पेज पे ये लिखा हुआ है, इस पेज पे ये लिखा हुआ है। भाई क्या बात, एक हम सेक्शन करेंगे, एक सेक्शन है हमारा, एक सेक्शन है 47, वो बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे। और आहूजा सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, आहूजा सर सीक्वेंस में वो पॉइंट हमें बता देते थे और हम बुक में से देखते रहते थे। तो आहूजा सर है, वो 3 घंटे क्या पढ़ा देते थे, बस दिमाग में ऐसा फिक्स हो जाता था ना कि यार अपने आप से बुक पढ़ते तो कभी नहीं होता, ठीक है। आइए, तो आहूजा सर की तो बात कर ली, अब हम आहूजा सर का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं हम आहूजा सर की बुक से, और ये देखो, ये ना नाम मैंने चेंज नहीं किया है, ये आहूजा सर की बुक में भी ऐसे ही दे रखा है। कंपोजिट रेंट पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कहीं सोचो कि मैंने नाम चेंज कर दिया, नहीं, आहूजा सर की बुक में जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो ऐसे ही नाम दे रखा था। मिस्टर गोयल ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट अलाहाबाद विच इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, पर्टिकुलर ऑफ विच आर एज अंडर, ठीक है। क्या क्या दे रखे हैं, एनुअल रेंट दे रखा है 60,000 रुपये, म्यूनसिपल वैल्यूएशन 48,000 रुपीज़, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, तो पेड बाय टेनेंट है तो इसका काम ही खत्म हो गया, ये दिखेगा ही नहीं हमें, ठीक है। एक्सपेंसेस इंकर्ड, रिपेयर्स मेड बाय टेनेंट, कुछ करना नहीं है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय
प्रीमियम पेड, वो भी टेनेंट ने पे किया, इसका भी कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पेड बाय श्री गोयल, लिफ्ट मेंटेनेंस पेड बाय श्री गोयल, तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों की एक्चुअल रेंट में से माइनस होंगी। और कलेक्शन चार्जेस माइनस नहीं होंगे, क्योंकि हम जो एनएवी में से 30% माइनस करते हैं वहाँ पे सारे खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, ये एफ पॉइंट मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, आप इतना क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें मेरे साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेटे, एक्चुअली इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सारा खेल उसका ही है। और एक्चुअल रेंट हम लोगों ने निकालना है। एक्चुअल रेंट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एक्चुअल रेंट आपको मिला 60,000 रुपीज़, और उसमें से जो फैसिलिटीज़ के पैसे हैं वो माइनस होंगे जो श्री गोयल ने दिए हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस माइनस 5400 होगा, और एक आपका माइनस होगा लिफ्ट मेंटेनेंस के 2400 रुपये, तो ये दो आप माइनस कर दीजिएगा, और उसके बाद निकालिएगा कितना अमाउंट आपका आ रहा है, मैं भी निकाल। तो अब मेरा कैलकुलेशन कितनी आई है, मेरी कैलकुलेशन आई है 36,540, जबकि इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 39,690। ये अलग कैसे हो गया, ये अलग आया एफ पॉइंट की वजह से। अब एफ पॉइंट मैं जरा ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ पहले एक कहानी समझा रहा हूँ, उसके बाद एफ पॉइंट पे आऊँगा, जरा ध्यान से सुनना। मेरे पापा ने मुझे 10,000 रुपीज़ पॉकेट मनी के दिए, ठीक है, पॉकेट मनी के दिए, और मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से पैसे उधार मांगे, मैंने उसे पैसे उधार दे दिए, लोन दे दिए जी, और ये फ्रेंड भाग गया। फ्रेंड अच्छा था तो इसलिए वो भाग गया पैसे लेके, अच्छे फ्रेंड ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा पापा मुझे लॉस हो गया, अब मेरे लॉस की भरपाई करो। कहने लगे तू मेरे से पॉकेट मनी ले लिया कर, अपने फ्रेंड्स को दे दिया कर, और भाग जाते, मैं तेरा लॉस बढ़ता रहूं, मेरे बस की नहीं है। तो पापा ने मेरे को फिर भी 4,000 रुपये दे दिए, लेकिन मेरे को आ रही थी फ्रेंड पे खुंदक, क्योंकि मेरे की 10,000 रुपये की पॉकेट मनी थी, 4,000 रुपये पापा ने दिए, जो कि 10,000 तो वो लेके भाग गया, 4,000 रुपये पापा ने दिए, तो मेरे को 6,000 रुपये का अल्टीमेटली लॉस हुआ है, 6,000 रुपये का लॉस हुआ है। अब बेटे ध्यान से समझो इस बात को, ये फ्रेंड एक दिन मेरे को मार्केट में मिल गया, और मार्केट में जब मेरे को मिला ये फ्रेंड, तो मैंने इसे अच्छी तरीके से खर्चा पानी दे दिया, बहुत गंदी गंदी जितनी आती थी मेरे को सारी सुना दी मैंने इसे। और जब इसके कानों में तेजाब पड़ने लगा तो ये फ्रेंड ने पैसे वापस कर दिए, इसने रिटर्न कर दिए इसने मेरे को पैसे। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, केसेस ले रहा हूं कि मेरे फ्रेंड ने 2,000 रुपये वापस किए, फिर ले रहा हूं 6,000 रुपये वापस किए, और थर्ड केस ले रहा हूं पूरे 10,000 रुपये वापस किए। समझना मेरी बात, मेरे को लॉस कितने का हुआ है, 6,000 रुपये का। जब मेरा फ्रेंड मेरे को 2,000 रुपये लौटा देगा, तो ये 2,000 रुपये पापा को देऊं या अपनी जेब में रख लूं। बेटे मेरे को 6,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो जब तक मेरे 6,000 रुपये पूरे नहीं हो जाते, जब तक मैं पापा को नहीं लौटाऊंगा पैसे, क्योंकि 6,000 रुपये का तो मेरा लॉस हुआ है, पापा ने तो मेरे को 4,000 रुपये दिए। तो 2,000 रुपये जब इसने मेरे को दिए, तो 2,000 रुपये चुपचाप मैं रख लूंगा, पापा को नहीं बताऊंगा। जब इसने मेरे को 6,000 रुपये दिए, जब भी मैं रख लूंगा, जब भी मैं पापा को नहीं बताऊंगा। लेकिन जब इसने मेरे को 10,000 रुपये दिए, तो मैं अपने 6,000 रुपये का लॉस पूरा करके बाकी 4,000 रुपये पापा को दूंगा। समझ में आती बात, और इसी पे मेरा एफ पॉइंट बनता है। अरे अच्छा, पहले के लिए ध्यान से सुनो। एफ पॉइंट कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, पहले वाला साल, मेरा साल तो 21-22 है ना, ही हैड क्लेम अ डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज रेंट 22,500 की इसने अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन क्लेम की थी। अच्छा, तो इसने यूआरआर क्लेम किया हुआ है 22,500 का। आगे, आउट ऑफ विच ₹16,500 वॉज
अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर दैट ईयर। ठीक है, 16,500 की डिडक्शन उन्होंने अलाउ कर दी। सर सारी क्यों नहीं अलाउ की? क्योंकि उसने अनरियलाइज रेंट क्लेम किया था। बेटे सारी इसलिए अलाउ नहीं की क्योंकि हो सकता है उसने रूल 4 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई ना की हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहा हो कि आपको सारा रेंट रियलाइज हो सकता था, आपने नहीं किया, आपकी गलती है, 16,500 तो हम अलाउ कर देंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो उसको अल्टीमेटली 6,000 रुपए का लॉस हुआ। आगे चलें। ठीक है, ऑन 10/8/21 हाउएवर ही रिकवर्ड अ रेंट ऑफ रुपीज 10,500। अब 10,500 का इसने रेंट रिकवर कर लिया अल्टीमेटली फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी रुपीज 60,000। ठीक है, तो अल्टीमेटली 10,500 रिकवर कर लिए, तो 6,000 रुपए का तो मेरा लॉस हुआ है, पहले मैं वो अपने पास संभालू। उसके बाद 4,500 रुपए 4,500 रुपीज आई विल ऑफर टू द गवर्नमेंट। सर ये अनरियलाइज रेंट है जो मेरा रिकवर हुआ है। समझ में आई बात को या नहीं? क्योंकि आपको मैं ये बात क्यों समझाना चाह रहा हूं कि आपको 10,500 का अनरियलाइज रेंट रिकवर नहीं हुआ, आपको केवल और केवल 4,500 रुपए का रेंट अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही आपको, डिपार्टमेंट ने पहले ही आपको कम अनरियलाइज रेंट अलाउ किया था। तो 6,000 रुपए का तो आपका लॉस था, तो जो भी रिकवरी आएगी पहले तो 6,000 रुपए अपनी पॉकेट में भरना, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो फिर गवर्नमेंट को अर्पण कर देना कि हाँ जी ये मेरी इनकम है। तो अब जो 10,500 रुपए आपको अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ वो 10,500 नहीं है, वो केवल कितना है? 4,500 रुपए। समझ में आती बात? हाँ सर। सर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटे, अनरियलाइज रेंट अगर आपको रिकवर होता है ना, तो अनरियलाइज रेंट आपको गवर्नमेंट को ऑफर करनी होती है जब रिकवर हो जाता है, लेकिन उसमें से फिर भी आपको 30% की डिडक्शन मिल जाती है। 4 × 12, 4 × 5 = 20। ठीक है, तो 4,500 रुपए का 30% आप माइनस करें, 4,500 रुपए का 30% आप माइनस करें, जो कि आ रहा है 1,350 रुपए, 1,350 रुपए। और जो बाकी बचा, कितना बचा? 150, ये गवर्नमेंट को ऑफर करें, और ये टोटल आ जाएगा अब आपका 39,690। ये 39,690 आपकी इनकम बनती है। क्या हमारा आंसर यही है? क्या हमारा आंसर यही है? हाँ जी हमारा आंसर यही है। समझ में आई बात? ठीक है, फटाफट एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ कंपोजिट रेंट का, और उसके बाद कंपोजिट रेंट का टॉपिक भी मेरी तरफ से ओवर हो जाएगा। फटाफट एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 मिनट का आंसर है, यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। आर इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, इट हैज बीन लेट आउट फॉर 1,20,000। द टैक्स पेएबल बाय द ओनर कम्स टू rupees 10,000 on municipal valuation, but R has taken an agreement from the tenant stating that tenant would pay the tax directly to the municipality। तो 10,000 रुपए का म्यूनसिपल टैक्स बनता था ऑन म्यूनसिपल वैल्यूएशन, लेकिन इसने कहा कि टेनेंट भरेगा, तो मेरे को डिडक्शन ही नहीं मिलनी। चलो खत्म हो गई एक बात। तो द लैंड लॉर्ड हाउएवर बियर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, क्या क्या? वाटर चार्जेस अलाउड हो जाएंगे, लिफ्ट मेंटेनेंस अलाउड हो जाएगी, सैलरी ऑफ अ गार्डनर अलाउड हो जाएगी, लाइटनिंग ऑफ स्टेयर्स ये भी अलाउड हो जाएगी। आर क्लेम्स द फॉलोइंग डिडक्शन, रिपेयर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 30% में अलाउड हो जाती है। लैंड रेवेन्यू पेड नहीं मिलेगी, 30% में अलाउड हो जाती है। कलेक्शन चार्जेस पेड नहीं मिलेगी। तो केवल और केवल ये जो इसको कंपोजिट रेंट मिला है ये वाला, इस 1,20,000 में से बेटे 2,001 माइनस होंगे, 1,501 माइनस होंगे, 1,501 माइनस होंगे, और 1,001 माइनस होंगे। तो टोटल 3,000, 4,000, 6,000, 3,000, 4,000, 6,000, 6,000 माइनस हुए तो 1,14,000 रुपये आपका जीएवी बनेगी। और इसमें से और कुछ है ही नहीं, 30% माइनस कर देना, ये 30% माइनस करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अपनी बात समझा दी, मैंने कंपोजिट रेंट भी आज आपका क्लियर कर दिया। अब मेरे जो टॉपिक रह गए, को ओनरशिप, डीम्ड ओनरशिप, और एक अनरियलाइज रेंट का जो आज पार्ट बताया वो मैं आपको लॉ पढ़ा दूंगा, तो मेरा ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। हम लोगों ने एग्जाम क्वेश्चन भी ज़्यादातर कर लिए हैं साथ साथ। ठीक है, थैंक यू।